प्राइवेट स्कूल की एक प्रिंसिपल मैडम थी और वह अपने स्कूल के कक्षा 9 में पढ़ने वाले छात्र को घर पर बुलाती है और उसे कहती है कि बेटा मैं आज आपको ट्यूशन नहीं कराऊंगी। और यह बात बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और यह उस बच्चे ने देख लिया था। उस बच्चे ने यह सब देखकर वह बाहर गया और अपने जो 2 और बच्चे होते हैं ट्यूशन करने वाले उनसे कहा कि मैम के कुछ न कुछ बात तो ज़रूर है, मैम ने मेरे को ट्यूशन कराने के लिए मना कर दिया। और उनकी आंखों से और हमारी मैडम तो कभी ऐसा करती भी नहीं है और वह कभी इस तरह उदास भी नहीं रहती है, क्या हमें उन्हें चलकर पूछना चाहिए। तो फिर उसके जो 2 दोस्त थे वह कहते हैं कि हमें एक बार मैडम से बात करनी चाहिए, हमें मैडम नहीं तो कभी ट्यूशन कैंसिल करती है और कभी ऐसे परेशान होती है, क्या पता मैम को कोई बड़ी परेशानी हो और मैम को हमारी ज़रूरत हो, तो हमें एक बार मैम से बात करनी चाहिए। फिर वह स्टूडेंट उस मैम के पास जाते हैं और उस मैम से कहते हैं कि मैम आप बहुत परेशान हो, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। और इतनी सुनकर मैम और ज़ोर से रोने लगी और वह बच्चे बोले कि मैम आप घबराइए ना, हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। और वह बच्चे कहते हैं कि मैम आप एक बार हम पर भरोसा तो करके देखिए, हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। फिर मैम के आंखों से आंसू फपक रहे थे और मैम फपकते आंसुओं से बोली कि बेटा मेरे हाथों से एक कत्ल हो गया है, एक मर्डर हो गया है और लाश घर पर पड़ी हुई है, अब इस लाश को कहीं ठिकाने लगाना है। और जैसे ही उन तीनों स्टूडेंटों ने यह बात सुनी तो उन तीनों स्टूडेंटों की जैसे पैरों तले की जमीन खिसक गई। और फिर वह मैडम बोली कि बेटा आप तुम तीनों मेरी मदद कर सकते हो तो कर दो। और फिर वह स्टूडेंट आखिरकार उस मैडम के साथ मिलकर उस लाश को ठिकाने लगा ही आते हैं और लाश ठिकाने लग जाती है। और वह ऐसे सोच रहे थे कि जैसे कि वह कोई गलती ही नहीं कर रहे हैं। और उन तीनों को वह मैडम भी कहती है कि गलती की इसमें कोई गुंजाइश होनी ही नहीं चाहिए, कहीं हम पकड़े न जाएं। और गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। आखिरकार इस घटना को 5-6 दिन बीत जाते हैं और बीतने के बाद और इस घटनाक्रम का खुलासा हो जाता है। और खुलासा होने के बाद यह तीनों स्टूडेंट को भी हिरासत में ले लिया जाता है और इस मैडम को भी हिरासत में ले लिया जाता है। और फिर लोगों का पता चला कि इस मैडम ने यह सब कर दिया तो लोगों को यकीन नहीं हुआ और उस व्यक्ति के महज एक टी शर्ट से और एक अंडरवियर के कलर से इनसे उसका खुलासा हुआ कि यह व्यक्ति कौन है। और इनसे ही कातिलों का पता चलता है और पुलिस आखिरकार कातिल तक पहुंच जाती है। और फिर पूरे महाराष्ट्र में इस घटनाक्रम की चर्चा होती है तो सबसे ज्यादा डरे हुए थे अभिभावक, जिसके उसमें 3 बच्चे इन्वॉल्व थे। और खास करके बच्चों को जब स्कूल में पढ़ाया जाता है तो स्कूल के अंदर टीचरों पर भरोसा किया जाता है, प्रिंसिपल पर भरोसा किया जाता है और खास करके हम शिक्षकों के ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं बच्चों के मामले में। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं पूजा आज जो आपको सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ यह सच्ची घटना है महाराष्ट्र प्रदेश का एक जिला है जगतलाउम। दरअसल हम बात कर रहे हैं 15 मई 2025 की। दोपहर का समय था। एक फैमिली थी जो अपने टूर के ऊपर निकल रही थी और गाड़ी में जा रहे थे। और फैमिली का एक ऐसा सदस्य होता है कि मुझे बहुत तेज टॉयलेट आ रहा है, आप कृपया कर गाड़ी रोक लो। और यह बात उस समय की थी। चौसाला वन का वह क्षेत्र था, उस जंगल में गाड़ी चल रही थी और वह व्यक्ति कहता है कि मुझे टॉयलेट करना है। फिर गाड़ी रुक जाती है और वह टॉयलेट करने के लिए गाड़ी से नीचे उतर जाता है। जैसे ही वह थोड़ी दूर चलता है और फिर वह व्यक्ति जाता है तो वह देखता है कि पीछे से मेरे घर वाले हैं, वह कोई देख ना ले, इसीलिए वह थोड़े से आगे जाता है झाड़ियों के पीछे। जैसे ही वह झाड़ियों के पीछे टॉयलेट करने के लिए जाता है तो वहां पर कुछ एक अजीब सी चीज थी, वह जल रही थी। और टॉयलेट करने के बाद वह जो चीज जल रही थी उसके पास जाता है और उसे गौर से देखता है। उसे देखने के बाद उस व्यक्ति के जोर से चीख की आवाज निकल जाती है और वह जोर जोर से चीखना शुरू कर देता है। और वह व्यक्ति देखता है कि वहां पर एक डेड बॉडी चल रही है। वहां न तो कोई शमशान घाट था, न कोई लकड़ियां थी और न ही कोई जैसे कि अंतिम संस्कार करने वाली प्रक्रिया थी और न ही कोई एक्सीडेंट लग रहा था।
कुछ नहीं था और इन सब से अलग हटकर ही था यह सब। और फिर उस व्यक्ति की चीख निकलती है तो उसकी फैमिली मेंबर और थे गाड़ी के अंदर, वह सभी निकलकर उसके पास पहुंच जाते हैं और फिर उसे पूछा कि क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो। तो उस व्यक्ति ने बोला भी नहीं, उसने हाथ से इशारा किया कि ये देखो। तो वह फैमिली मेंबर देखना शुरू किया तो और देखते हैं तो सभी की आंखें खुली की खुली ही रह जाती हैं। और फिर उस फैमिली मेंबर के सभी सदस्य कहते हैं कि हमें पुलिस को कॉल कर देना चाहिए, अगर हम पुलिस को कॉल नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हम न फंस जाएं। और फिर वह पुलिस को कॉल कर देते हैं और पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। फिर इस जिले के जो एसपी होते हैं कुमार चिंताप अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंच जाता है और जो लोकल पुलिस स्टेशन होता है लोहारा पुलिस स्टेशन, इंस्पेक्टर यशोधरा मनीष वह भी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच जाते हैं और इसकी जांच पड़ताल करनी शुरू कर देते हैं। और फिर पुलिस इस फैमिली को कहती है कि आप जा सकते हैं, इस मामले की हम जांच पड़ताल कर लेंगे। और इनको कहते हैं कि आप अपना नंबर, नाम और एड्रेस हमें बता कर जाना, अगर आपकी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपको फिर से बुलाएंगे। और अब इस मामले में पुलिस जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है और इस मामले में एक पुलिस टीम बनाई जाती है। इस टीम में लोकल क्राइम ब्रांच के कमिश्नर वो होते हैं, यह है सतीश चाबरे और PNSI संतोष मनवा, कांस्टेबल योगेश गडलेवाल, अजय डोलेड, विनोद राठौड़ और नीलेश राठौड़, ऋतुराज मेंदवे, आकाश। फिर एक टीम गठित कर दी जाती है। एसपी साहब कहते हैं कि इस सब केस का जल्दी से जल्दी खुलासा किया जाए और वहां पर एक भी सबूत नहीं मिल रहा था कि कोई कातिल तक पहुंच जाए। पहली बार तो उस व्यक्ति की शिनाख्त ही नहीं हो रही थी कि यह व्यक्ति कौन है और कहां से है। और जो जलने वाला व्यक्ति था वह भारी मात्रा में जल चुका था और उसको पहचान पाना भी मुश्किल था। आखिरकार 15 तारीख को यह लाश मिलती है। 16, 17, 18 इस तरह दिन बीते जा रहे थे। 18 तारीख की यह बात है, एक व्यक्ति जो शराब के नशे में था वह कहता है कि साहब मेरा एक दोस्त है, वह कई दिनों से शराब पीने के लिए नहीं आया है। और पुलिस ने सोचा कि हमें तो एक केस का खुलासा करना है और यह कैसी बात कर रहा है। पुलिस ने जगतलामा, रतलामा और इस इलाके के जितने भी पुलिस स्टेशन थे उन सभी में पुलिस ने सूचना भेजी और वह कहते हैं कि ऐसे ऐसे 31 साल की डेड बॉडी हमें मिली है और ऐसे ऐसे उसकी फोटो भेजी जाती है, कहीं शिनाख्त हो तो हमें सूचना दें। और कहीं से भी कोई इनपुट नहीं मिल रहा था कि कातिल तक पहुंचा जा सके। और इसी बीच सिर्फ एक फोन कॉल पहुंचता है और वह कहता है कि साहब, वह व्यक्ति भी शराबी था, वह कहता है कि साहब मेरा एक शराबी दोस्त था, वह कई दिन से शराब पीने के लिए नहीं आया। मैं उससे साहब बातचीत करने की कोशिश करता हूं तो वह चैट तो करता है लेकिन मेरा फोन नहीं उठाता, चैट में तो मेरा जवाब देता है। और फिर पुलिस वाले कहते हैं कि चल यार जाओ आप यहाँ से, क्या हमारा यही काम रह गया है। लेकिन वह पुलिस के सामने बार बार गुहार लगाता है कि साहब आप जैसे तैसे करके मेरे दोस्त को ढूंढ दीजिए, मुझे मेरे दोस्त से मिलना है, उसके बिना मुझे मेरी शराब पीना मुझे बेकार लगता है, यह शराब भी मुझे अच्छी नहीं लगती है उसके बिना। फिर एक पुलिस के दिमाग की घंटी बजती है और वह कहता है पुलिस वाला कि चलो ठीक है, तुम अपने दोस्त की फोटो तो भेजो हमारे पास, देखते हैं तुम्हारा दोस्त कहीं मिलता है तो फिर वह व्यक्ति अपने दोस्त की फोटो उस पुलिस वाले के पास भेजता है। तो जैसे ही वह पुलिस वाला उसके दोस्त की फोटो देखता है तो वह देखकर चौकन्ना ही रह जाता है, उसकी आंखें खुली की खुली ही रह जाती हैं। और 13 मई की वह फोटो ली गई थी और जिस दिन वह कपड़े पहन रखे थे वही कपड़े उन्होंने डेड बॉडी के आसपास मिले थे। और फिर आगे जांच में वह शराबी से पूछते हैं कि तुम्हारा दोस्त कहाँ का रहने वाला है और वह कहता है कि लोहारा पर एक जगह लगती है सुयनगर, वहाँ का रहने वाला है, 32 साल उसकी उम्र है और उसका नाम है शांतनु अरविंद देसवाल। और जो शांतनु अरविंद देशमुख था यह कई दिन से शराब पीने नहीं आता था और इसी बात को लेकर इसका दोस्त इससे परेशान था कि मेरा दोस्त शराब पीने के लिए क्यों नहीं आ रहा। और आखिरकार फिर पुलिस उसके घर पहुंचती है और वहां पर पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि वह पेशे से एक प्राइवेट टीचर थे और वह एक स्कूल में पढ़ाते थे और वह जिस स्कूल में पढ़ाते थे वह सनराइज इंग्लिश मीडियम स्कूल थी। जब उसके घर भी
जब उसके घर में पूछा जाता है तो उसके घर से एक महिला निकल कर आती है। उसका नाम होता है निधि शांतनु देशमुख। वह कहती है कि मैं इसकी पत्नी हूँ और वह पुलिस वाले कहते हैं कि आप हमारी उससे बात करा दीजिए। जब बात करवाने की आती है तो वह कहती है कि वह तो बाहर गए हुए हैं, जब आप घर पर आ जाएंगे तो मैं आपकी बात करवा दूंगी। फिर पुलिस ने उसके नंबर लिए और नंबर लेकर उसकी सीडीआर निकलवाई और उसकी लोकेशन निकलवाई तो पता चलता है कि नंबर तो घर के अंदर ही है। और फिर उस मैडम के पास पुलिस दोबारा से आती है और उससे पूछताछ करती है और वह उससे पूछते हैं कि तुम क्या करती हो। वह कहती है कि जिस स्कूल में मेरे पति टीचर है मैं उसी स्कूल में प्रिंसिपल हूँ। और फिर उस 24 साल की शिक्षिका से पूछा जाता है कि तुम्हारा पति कहाँ है। और फिर वह जब उसे पूछा जाता है तो वह अपने ही सवालों में विरोधाभासी थी। वह सवालों के जवाब नहीं दे पाती है और उसने पहले तो जवाब कुछ और दिया था और फिर जवाब और कुछ दिया था। ऐसे में पुलिस को उसके ऊपर शक हो जाता है। फिर पुलिस ने उसके साथ सख्ताई से पूछताछ करना शुरू कर दिया। फिर पुलिस ने सख्ती से पूछताछ करनी शुरू की तो उसने बताया कि जिस विद्यालय में मैं प्रिंसिपल हूँ उसी विद्यालय में मेरा पति टीचर हुआ करता था। फिर पुलिस वाले कहते हैं कि फिर क्या हुआ। और फिर हम दोनों को वहाँ पर प्यार हो जाता है और उस टाइम उस लड़के का नाम निधि तिवारी था और उस लड़के का नाम अरविंद देशमुख था और दोनों की उम्र में लगभग 5-6 साल का अंतर रहा होगा। और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और दोनों एक दूसरे से शादी करने का फैसला लेते हैं। और दोनों के घर वाले बोले थे कि अगर तुम दोनों की जातियां अलग है, तुम दोनों प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ो तो ही बेहतर है। और फिर वह दोनों घर वालों के खिलाफ जाकर शादी कर लेते हैं। और अभी शादी के कुछ महीने ही बीते थे और दोनों की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था। और सबसे अजीब बात तो इन दोनों की यह थी, जब तक यह दोनों आपस में संबंध बनाते थे तो उनको यह अपने मोबाइलों में कैद कर लिया करते थे और सब कुछ ठीक चल रहा था। ऐसा लगता था कि भविष्य में कुछ गड़बड़ हो भी सकती है। और जो व्यक्ति टीचर था और उसकी पत्नी उसी स्कूल में प्रिंसिपल थी और वह उसके ऊपर आदेश चलाया करती थी तो इसी बात से उसको बुरा लगता था, जिससे उसने शराब पीना शुरू कर दिया। और फिर वह शुरू में तो कम शराब पीता है और धीरे धीरे आगे आगे कर वह एकदम से शराब का आदी बन जाता है और उसकी शराब की लत लग जाती है। और फिर उसको जो शराब पीने की आदत लग जाती है उससे घर में पैसे भी कम पड़ जाते हैं और वह आए दिन अपनी जो प्रिंसिपल पत्नी है उसके साथ मार पिटाई करना शुरू कर देता है पैसों के लिए कि अगर तुम मुझे शराब के लिए पैसे नहीं दोगी तो मैं जो तुम्हारा प्राइवेट वीडियो है वह भी अपलोड कर दूंगा। ऐसे भी उसे ब्लैकमेल और उसके साथ मार पिटाई भी करता था आए दिन। और यह बात बद से बदतर होती चली जाती है और घर का माहौल पहले से ज्यादा अब खराब हो चुका था। और आखिरकार वह पत्नी इतनी परेशान हो जाती है, अपने पति को बार बार समझाती है, लाख बार समझाने की कोशिश करती है और उसकी सभी कोशिशें नाकाम ही रह जाती हैं। और उसने एक दिन ऐसे करते करते उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि उसने इंटरनेट पर चेक किया कि जहर कैसे बनाया जाता है, घर के अंदर ही जहर कैसे बनाया जाता है। और यह 13 मई की बात है जब उसका पति शाम को घर से शराब पीकर आता है। घर में आकर वह फिर से झगड़ा करना शुरू कर देता है और इसी बीच उसने सीख लिया था कि जहर कैसे बनाया जाता है। और इसी बीच उसने जो धतूरे के बीज होते हैं और साथ ही पैरासीटामोल की जो 15 टेबलेट थी मिश्रण तैयार कर लेती है। और जैसे ही उसका पति आता है उसे वह बड़े ही प्यार से पूछती है, वो कहती है कि क्या मैं तुम्हारे लिए बनाना शेक बना दूं। तो उसका पति देखता है कि आज तो बड़े प्यार से बात कर रही है। वो कहता है कि चलो ठीक है तो तुम बना दो। और जो मिश्रण उसने तैयार किया था वह मिश्रण वह बनाना शेक में मिलाकर उसे दे देती है। और जैसे ही वह बनाना शेक पीता है और उसके कुछ समय के बाद और फिर बताया जाता है कि वह व्यक्ति आधे घंटे तक तड़पता रहता है और उसकी पत्नी उसे देखती रहती है और फिर वह व्यक्ति दम तोड़ देता है। और उसकी पत्नी पूरी रात ही उसके लाश के पास ऐसे ही बैठी रहती है और उससे बात करती है और उससे शिकायत करती रहती है और उसे कहती है कि हम जिंदगी में कहां से कहां पहुंच गए हैं, हम लोग प्यार करते थे, फिर हमारी शादी हुई, फिर पूरी रात निकल जाती है। जब सुबह होती है तो वह रोज की तरह ही स्कूल के लिए तैयार होती है और तैयार होकर वह स्कूल जाती है।
और स्कूल में पूरे दिन वह नॉर्मल बिहेवियर करती है और फिर वह बच्चों को, जैसे ही बच्चों को ट्यूशन कराती है तो वह बच्चों के सामने यह ट्यूशन कराने से मना करती है। तो बच्चे वह समझ जाते हैं कि मैम को कुछ ना कुछ दिक्कत है और वह बच्चे भी इस मामले में शामिल कर लेती है। और फिर भावनात्मक रूप से या फिर क्या पता दबाव के रूप से उस मैडम ने कक्षा 9 के 3 छात्रों को अपने घर पर बुलाने के बाद यह डेड बॉडी ठिकाने लगाने की बात की। घर से लगभग 15 किलोमीटर दूर चौरसा जंगल होता है, वहां उन्हें लेकर जाती है और लाश को वहां पर फेंक कर वापस आ जाते हैं कि अगर इसकी शिनाख्त हो जाएगी तो हम जल्दी से पकड़ में आ जाएंगे। और फिर मैडम उसी स्थान के ऊपर वापस जाती है और जो अपने स्टूडेंट हैं उनको भी वापस अपने साथ ही लेकर जाती है और एक भारी मात्रा में पेट्रोल लेकर जाती है और उस डेड बॉडी के ऊपर वह पेट्रोल उंडेल देती है। उंडेलने के बाद उस पर आग लगा देती है जिससे कि यह डेड बॉडी जल जाए और वहां से आग लगाने के बाद वह चुपचाप निकल जाते हैं ताकि किसी को कुछ भी पता नहीं चले। और फिर महाराष्ट्र की एक फैमिली थी जो टूर के लिए निकली थी और चौसाले में जैसे ही उस फैमिली के एक मेंबर को टॉयलेट लगा था, वह टॉयलेट करने के लिए उतरा था तो इस मामले की पूरी जानकारी मिल जाती है और पुलिस तक यह बात पहुंचती है। फिर एक शराबी की मदद से इस घटनाक्रम का पूरा खुलासा हो जाता है और फिर पुलिस उसके घर की तलाशी ले रही थी। जो अंडरवियर उस व्यक्ति ने पहन रखा था उसी ब्रांड का अंडरवियर उसके घर में मिल जाता है। और फिर जब पुलिस ने पूछताछ की तो उस महिला ने अलग अलग बातें बनाना शुरू कर दिया, कभी इधर की कभी उधर की। और फिर इस केस में अंडरवियर भी एक महत्वपूर्ण सस्पेक्ट बन जाता है। और जो साथ ही उसके दोस्त ने फोटो भेजा था, उस फोटो में उस व्यक्ति ने जो टी शर्ट पहन रखा था, उस टी शर्ट के लगे हुए बटन और जो उस डेड बॉडी के पास मिले हुए बटन वह भी मैच कर जाते हैं और जो टी शर्ट का कलर था वह भी मैच कर जाता है। शायद उसका दोस्त फोन नहीं करता तो इस घटनाक्रम को खुलने में बहुत ज्यादा समय लग जाता। और पुलिस ने साथ ही इस घटनाक्रम का खुलासा ही नहीं किया बल्कि जो 3 स्टूडेंट थे उनको भी हिरासत में लिया। उन स्टूडेंट्स से भी पूछताछ जारी कर रखी है और जो साथ ही प्रिंसिपल मैडम होती है उसे भी हिरासत में ले लिया गया और उस प्रिंसिपल मैडम को 20 मई 2025 को गिरफ्तार किया था। जब पुलिस ने इस पूरी घटनाक्रम का खुलासा किया तो लोग सोचने पर मजबूर हो गए और उस मैडम ने अपने एक ग्रुप में लिखा था कि यूपीएससी क्लियर 2025 और यहाँ के जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वह आईएएस बनेंगे और बड़े अफसर बनेंगे और बड़े पदों के ऊपर जाएंगे। और इसी प्रिंसिपल मैडम ने अपने 3 स्टूडेंटों की जिंदगी को ऐसे तबाह कर दिया और ऐसे मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया, उनको वहां से वापस लौटकर आना बहुत मुश्किल है। दोस्तों इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। जय हिंद, जय भारत।